ये बच्चों, आइए एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज होती क्या? सबसे पहले तो ये समझना है कि सीक्वेंस कहते किसको हैं। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, सपोज करिए जैसे सब 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 11 है, 13 है, इस तरीके के नंबर्स हैं। अब ये जो नंबर हमारे पास हैं, इन नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी हमें देखने से मालूम पड़ रही है कि ये सारे नंबर जो हैं प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इनमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई ये किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं। अगर इनको हम अरेंज करने के ऑर्डर में, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख दें, जैसे 2 लिख देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं, फिर 5 लिख देते हैं, देन 7, उसके बाद में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये एक ऑर्डर में आ गए, और जब ये ऑर्डर में आ गए हैं तो अब ये जो ऑर्डर से हमें एक अरेंजमेंट मिला है, इस अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं सीक्वेंस। हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। अब इस तरीके से हम अनुक्रम को डिफाइन भी कर सकते हैं या सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सीक्वेंस किसे कहा जाएगा? अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर्स कैसे हैं, एक ऑर्डर में लिखे हैं, कोई एक रूल फॉर्म करते हैं। अब ये रूल यहाँ पे क्या है? ये जो नंबर्स ऑर्डर तो हमने बना लिए थे, लेकिन कौन सा इसमें मैथमेटिकल रूल लग रहा है? तो इसमें एक रूल लग रहा है जिसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है। तो ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स को हमने एक ऑर्डर में लिख दिया तो ये क्या बन गया? एक सीक्वेंस बन गया है। तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस कहते किसको हैं? तो सीक्वेंस की अगर हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें अनुक्रम की, तो हम लोग कह सकते हैं अ सेट ऑफ नंबर्स arranged in a definite order and following definite order according to a rule is called सेट सीक्वेंस। यानी अगर नंबर्स हमारे पास हैं और नंबर्स को हम क्या करें? अरेंज कर दें, व्यवस्थित कर दें। कैसे? एक डेफिनेट ऑर्डर में। और वो डेफिनेट ऑर्डर में व्यवस्थित करने किसके द्वारा? किसी रूल के द्वारा। तो जो ये बनेंगे, एक हमें जो सेट मिलेगा नंबर्स का, इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। तो संख्याओं का व्यवस्थित जो समूह है उसको हम लोग कहते हैं अनुक्रम। अब ये अनुक्रम जो हमने लिख ली है, तो अनुक्रम तो हमारे पास बहुत सी बन सकती हैं, कई प्रकार के अनुक्रम बन सकते हैं। जैसे हमने एक अनुक्रम यहीं लिख दी थी, ये 2, 3, 5, 7, 11, ये भी एक अनुक्रम है। एक हम अनुक्रम ये भी लिख सकते थे कि 2, 5, 8, 11, ये भी अनुक्रम है। एक ये भी अनुक्रम लिख सकते थे 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2⁴। ये सब अनुक्रम हैं। लेकिन इन सभी अनुक्रम में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और अनुक्रम लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4। ये सभी अनुक्रम हैं, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जब हम लोग कोई सीक्वेंस लिख लेते हैं, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, और यदि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं इनके बीच में हम प्लस या माइनस का साइन अप्लाई कर दें, तो इस सीक्वेंस को ही हम लोग कहते हैं सीरीज़। जैसे ये सीक्वेंस है, अगर हम इसको इस तरीके से लेते थे 2 + 3 + 5 + 7 + 11, तो अब इसको हम सीक्वेंस की बजाय क्या कहेंगे? सीरीज़ कहेंगे। तो सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है कि इनके जो टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स के बीच में हम लोग एक प्लस का साइन अप्लाई कर देते हैं। जब कोई सीक्वेंस लिखी जाती है तो उसमें जो नंबर्स हम लेते हैं, इन नंबर्स को ही हम कहते हैं टर्म। ये हमारे पास है टर्म्स, पद, हिंदी में कहते हैं पद, ये पद हैं। तो सीरीज की अगर डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ेगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? अ सीक्वेंस in which the terms
आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड सीरीज। तो कोई भी सीक्वेंस अगर उसके टर्म्स के बीच में हम प्लस या माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे तो वो सीक्वेंस बन जाएगी हमारे पास सीरीज। तो देखिए दो चीज़ें हमने पढ़ ली, सीक्वेंस पढ़ ली और सीरीज पढ़ ली। अब सीक्वेंस और सीरीज में ही से ही बनती है हमारी प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं श्रेणी। अब श्रेणी क्या होगी? सीक्वेंस हमें मालूम है और सीरीज भी मालूम है। तो देखिए प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो रूल होता है, ये अकॉर्डिंग टू रूल हमने जो लिखा था, ये रूल जो होता है वो एक पैटर्न बनाता है, एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाता है। तो अगर कोई भी ऐसी सीक्वेंस हो जो मैथमेटिकल फार्मूला बनाती हो, जैसे यहाँ पर ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं बनना है, लेकिन जो हमने ये लिखी है इसमें एक मैथमेटिकल फार्मूला बन रहा है कि देखिए हमने जो लिखा है 2 देन 5 देन 8 देन 11, तो यहाँ मैथमेटिकल फार्मूला ये बनना है कि इसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो ये बन गया, फिर इसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो ये बन गया, फिर इसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो ये बन गया। यानी हमें हर एक टर्म में 3 ऐड करने पर उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमें मिल रहा है, उसका सक्सेसर हमको मिले जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का एक रूल है। या जो हमने ये बाद में एक सीक्वेंस लिखी है इसमें भी आप देखिए यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 2 स्क्वायर, यानी 2 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नेक्स्ट टर्म हमें 2 स्क्वायर मिल जाएगा। फिर अगर हम इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नेक्स्ट 2 क्यूब मिल जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2, यानी हम हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके की जब सीक्वेंस कोई हमको मिलती है तो उस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। तो अ सीक्वेंस फॉलोइंग अ पैटर्न इज, पैटर्न मीन्स मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल formula is called a progression। प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग 3 टर्म पढ़ रहे थे, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझ में आ रहा होगा। सीक्वेंस तो कॉमनली सभी हैं, ये कोई भी अगर हम एक अरेंजमेंट लिखेंगे नंबर्स का किसी भी रूल के तहत तो वो कहलाएगा सीक्वेंस। अगर उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे तो सीरीज बन जाएगी। और जो सीक्वेंस होती हैं इन सीक्वेंस में से ही कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं जो प्रोग्रेशन फॉर्म करती हैं। जैसे यहाँ पर ये बीच के जो लिखे हैं ये प्रोग्रेशन बना रहे हैं, जबकि पहला वाला कोई प्रोग्रेशन नहीं बना रहा क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा। तो इन दोनों में पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए ये प्रोग्रेशन बना रही हैं और बाकी ये जो सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन नहीं बना रही हैं। अब जब हम लोग प्रोग्रेशन पढ़ लेते हैं तो प्रोग्रेशन में बहुत से टाइप के हमारे पास प्रोग्रेशन हैं, हमें पढ़नी कौन कौन सी हैं। तो प्रोग्रेशन बेसिकली यहाँ पर हमें, वैसे तो हैं बहुत सी, पढ़नी है हमको केवल 3, AP, GP और SSS। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और स्पेशल सीक्वेंस पढ़नी है हम लोग, सीरीज़। तो ये 3 प्रकार की पढ़नी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास AP है हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि AP कहते किसको हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए हमारे पास कोई भी एक टर्म है, सपोज कर लेते हैं 2 है, और अगर इस टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड कर दें, सपोज करिए हम 3 ऐड कर रहे हैं, तो जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और फिर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8, फिर इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11,
फिर 3 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14। तो ये इस तरीके का जब पैटर्न होता है, इस तरीके की कोई सीक्वेंस होती है, तो इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं AP। इसमें ख़ास बात ये होती है कि जो भी टर्म हम लेते हैं, ये जैसे हमने 5 लिया, तो 5 क्या है, वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से, पहले वाले टर्म से एक फिक्स नंबर ज़्यादा है। 8 हमने लिया, वो अपने पहले वाले टर्म से एक नंबर फिक्स नंबर ज़्यादा है। तो जैसे 8 है वो 5 से 3 ज़्यादा है, ऐसे 11 ले रहे हैं तो वो 8 से 3 ज़्यादा है। तो इस तरीके की कोई जब प्रोग्रेशन होती है कि जिसमें कोई भी टर्म हम लेते हैं और वो टर्म अपने प्रीवियस टर्म से एक फिक्स नंबर ज़्यादा है, ये नंबर जो है ये भी फिक्स है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको क्या कहेंगे, अ प्रोग्रेशन in which every term except first term, केवल फर्स्ट टर्म के साथ ये नियम नहीं होता, क्योंकि इसके पहले कोई टर्म होता ही नहीं है। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी कोई भी टर्म लेंगे तो अ प्रोग्रेशन इन विच एवरी टर्म इज a fixed number more or less than previous number और टर्म। तो ऐसी कोई भी प्रोग्रेशन जिसमें क्या हो, एवरी टर्म या एवरी नंबर, इसको नंबर भी कह सकते हैं हम लोग, एवरी नंबर इज, केवल पहले नंबर को छोड़कर, इज अ फिक्स्ड नंबर मोर और लेस, यानी ये जो टर्म हम ले रहे हैं, इसमें कोई भी टर्म लेंगे, ये पहले वाले टर्म से एक फिक्स नंबर ज़्यादा है या फिर कम है, तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, previous term is called arithmetic progression। ठीक, प्रोग्रेशन इन शॉर्ट वी से AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी श्रेणी, जिस श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित संख्या कम या अधिक होता है, उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज होगी। तो जैसे सपोज करिए हमारे पास लिखा है 100, फिर यहाँ हमने लिख दिया 97, 94, 91 एंड सो ऑन। तो देखिए ये भी AP है। इसमें क्या है, इसमें टर्म्स हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। 100 है, 100 से 3 कम किया तो 97 आ गया, यहाँ से 3 कम किया तो 94 आ गया, फिर 3 कम किया तो 91 आ गया। तो कोई भी सीक्वेंस जो है उसमें 2 ऑर्डर हो सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा और या फिर हमारे पास उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इंक्रीजिंग में टर्म्स बढ़ रहे होंगे और जब टर्म्स बढ़ेंगे तो ये फिक्स नंबर हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। और दूसरा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर टर्म्स हमारे डिक्रीज़ होते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जिस नंबर को हम बढ़ाते हैं यहाँ पर इसको एक तरीका और डिफ़ाइन करने का है कि अ प्रोग्रेशन which is obtained by adding a fixed number continuously to given number is called AP। जैसे हमारे पास 2 है
और इसमें हम कंटिन्यूसली 3 ऐड करें, तो हमने एक बार 3 ऐड किया तो 5 बन गया, फिर 3 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमें सीक्वेंस मिलती है उसको हम कहते हैं AP। एक और तरीका कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है और उसका नेक्स्ट नंबर हमें मिलना है, तो उसमें एक फिक्स नंबर हम ऐड करते रहें तो नेक्स्ट नंबर मिल जाए। तो ऐसी कोई भी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद मिल जाता है, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हम लोग नंबर ऐड करते हैं, जिस नंबर को हम ऐड करते हैं, जो हम इंक्रीज़ करते हैं नंबर, उसे क्या कहते हैं? द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस and denoted by D। जो हम नंबर बढ़ाते हैं, जितना नंबर बढ़ा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसमें 2 और 2 में हमने 3 ऐड किया तो 5 आ गया था, फिर इसमें हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया, फिर इसमें 3 ऐड किया तो 11 आ गया, फिर 3 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो जो नंबर हम फिक्स नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, इस नंबर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर हम इसमें डिफरेंस निकालें, इसके दो कोई कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स ले लें और कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस निकालें, तो ये डिफरेंस भी हमारा यही आ जाता है। जैसे 11 - 8, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 8 - 5 फिर 3 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 - 2 बिकम्स 3। तो इस तरीके से इसको कॉमन डिफरेंस हम लोग कहते हैं। तो दो तरीके हमारे पास हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के, या तो हम ये फिक्स नंबर पता कर लें जो हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि इनके कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लें, तो ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब हम लोग एक सीक्वेंस बना लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है A, लेट अ नंबर बी A। अब ये नंबर हमारे पास A है एंड CD मीन्स कॉमन डिफरेंस D है। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये A है हमारे पास पहला टर्म और हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया है D। तो अब कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस इज द नंबर, फिक्स नंबर विच इज एडेड टू एवरी नंबर। तो अब इस नंबर को अगर हम A में ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? A + D। अब फिर इसमें D ऐड करें तो ये हो जाएगा A + 2D, फिर D ऐड करेंगे तो A + 3D, फिर ऐड करेंगे तो A + 4D एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही और इस सीक्वेंस को ही हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अब देखिए आप, ये जो टर्म है ये पहले नंबर पे आया तो इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये दूसरे नंबर पे आया तो इसे हम कहते हैं सेकंड टर्म, ये तीसरे नंबर पे आया तो इसे हम कहेंगे थर्ड टर्म, ये चौथे नंबर पे आया तो इसे फोर्थ टर्म, ये पाँचवें नंबर पे आया तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म। ये हमारे टर्म बन गए। इसमें एक ख़ास बात और है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है 4D, यहाँ टर्म कितना है 5, तो 5 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ ये 3D लिखा है, यहाँ पे 4 है तो 4 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 3, यही नंबर आ गया। यहाँ पे 3 लिखा है, -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये देखिए 2 लिखा है। यहाँ पे 2 लिखा है, -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1D हो गया। और यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो 0D माने नो D, कोई D नहीं, तो यहाँ पर कोई D नहीं। तो इस तरीके से आप देखिए ये हमारे पास पहला टर्म था, टर्म नंबर 1, दिस इज़ द टर्म नंबर 2, दिस इज़ द टर्म नंबर 3। अगर आपको दिखाई ना पड़ रहा तो नीचे लिख दूँ, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है। इसी तरीके से अगर हम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे कोई एक टर्म, पर्टिकुलर टर्म, nth टर्म निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास जब nth टर्म है, ये इस तरीके से ये n नंबर पर भी कोई ना कोई टर्म होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग ये सब में हर एक टर्म में से 1 माइनस कर रहे हैं तो हमें D की वैल्यू मालूम हो रही है। यहाँ पर A तो सब में आ रहा है, सर हर एक टर्म में A है तो यहाँ पर भी A आ जाएगा। अब रही बात D की, तो 1 - 1 0, 0D यानी कोई D नहीं। यहाँ पे 2 - 1 यानी 1D, यहाँ पे 1D है। यहाँ पे 3 - 1 यानी 2D है।
यहाँ पे 4 - 1 3D है, यहाँ पे 5 - 1 4D है। यानी जो भी इसका नंबर है टर्म का, ये पाँचवा पद है तो इसमें से एक घटा तो 4D आ रहा है, ये चौथा पद है एक घटाया तो 3D आया, यहाँ पे थर्ड टर्म है तो 3 - 1 2D आ गया। तो इसी तरीके से जब n नंबर पे जो टर्म होगा उसमें यहाँ जो d होंगे वो क्या हो जाएंगे, n - 1D आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा n - 1 इंटू डी। ये हमारे पास आ गया है, कौन सा टर्म है, 90वें नंबर का टर्म है। तो 90वें नंबर का जो टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं an। जो पहले नंबर का टर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे a1, दूसरे नंबर का टर्म a2, तीसरे नंबर का टर्म a3, चौथे नंबर टर्म a4, पाँचवें नंबर टर्म a5। यानी इस तरीके से थे a1 = a, a2 = a + d, a3 = ये हो जाएगा a + 2d, a4 = a + 3d। और इसी तरीके से लिखते जाएंगे तो 90वें नंबर पे जो टर्म होगा तो वो आ जाएगा an = a + n - 1 इंटू डी। तो देखिए इसको लिखने का बहुत आसान तरीका हमारे पास अब आ गया है कि जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे उससे एक कम नंबर हमें डी के साथ लिखना है। अगर हम यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारे पास जो पहला टर्म है वो a हो जाएगा, दूसरा टर्म जो है वो a + d, तीसरा टर्म हो जाएगा a + 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा a + 3d। यानी जो भी जो नंबर यहाँ होगा इस नंबर से एक कम, यहाँ फोर्थ टर्म निकाले तो 3d, थर्ड टर्म निकाल लें तो 2d, और nth टर्म जब हमें निकालेंगे तो हम लिख देंगे a + n - 1 इंटू d। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है nth टर्म का, इसको हम लोग कहते हैं जर्नल फार्मूला। तो ये हमारे पास एक व्यापक पद का सूत्र भी हो गया है। व्यापक पद हिंदी में कहते हैं, व्यापक पद इंग्लिश में कहेंगे जनरल टर्म, nth टर्म या nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म ऑफ AP। तो ये हो गया। अब देखिए अगर हमें कोई भी टर्म लिखना, सपोज करिए हमें लिखना है a100, तो 100 नंबर का टर्म लिखना तो यहाँ हो जाएगा a + 99d। अगर आपको लिखना है a524, 524वां पद लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा a523d। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको जब टर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उससे एक कम कर देंगे तो हमें उस टर्म की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो जो हमारे पास सीक्वेंस ये निकली है अभी तक जो हम लोग लिख रहे थे, तो हमारे पास ये पहला टर्म a1 हो जाएगा, दूसरा a2, a3, a4 इस तरीके से, और आखिरी में लिख देंगे an। इनकी वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू थी a, इसकी वैल्यू थी a + d, a + 2d, a + 3d, और आखिरी में आ गया था a + n - 1 इंटू d। अब देखिए जब कभी भी हमारे पास कोई एक ऐसी सीक्वेंस हो जिस सीक्वेंस में पहला पद भी मालूम है और आखिरी पद भी मालूम है, और आखिरी पद के बाद में आगे कोई टर्म नहीं है, यानी सीक्वेंस हमारी यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही, समाप्त हो रही है, तो ऐसी सीक्वेंस में जो ये टर्म होता है, nth टर्म जो होता है, इस nth टर्म को ही हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म, यल को ही कहेंगे हम लास्ट टर्म। अगर कोई भी सीक्वेंस हमारी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फिनिश हो जाती है, ओवर हो जाती है, देन दिस टर्म इज कॉल्ड लास्ट टर्म। तो जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म भी होता है अगर यहाँ पर आकर हमारी ये सीक्वेंस समाप्त हो रही है। तो ये हो जाता है अंतिम पद, अंतिम पद। तो अंतिम पद यानी लास्ट टर्म के लिए भी यही रिलेशन है जो nth टर्म के लिए है, दोनों के रिलेशन सेम है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर मालूम होंगी। एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि जैसे हमने लिख दिया है, ये जो हमने सीक्वेंस लिखी, ये हमारी सीक्वेंस लिखी है क्या है, ये सीक्वेंस हमारी है AP। तो अगर हम इसमें कोई दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें, जैसे हमने a2 - a1 कर दिया, तो देखिए a2 की वैल्यू है a + d और -a1 की वैल्यू a, तो a से a कट जाएगा तो ये आ जाएगा d। d होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए टर्म हो जाएगा a2 - a1। इसी तरीके से हम चाहें तो d की वैल्यू निकाल सकते हैं, a3 - a2, d की वैल्यू हो जाएगी a4 - a3। यानी कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म, लगातार टर्म ले लें और उनको आपस में हम क्या करें, माइनस कर दें। बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस, सारवंतर मालूम हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और आपको बता देते हैं, इसके लिए हम लोग जनरल फार्मूला भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, an -
an-1, जैसे ये nवें नंबर पर है तो इसके पहले हो जाएगा n-1, ये पद हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वो भी कॉमन डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस का जनरल फार्मूला हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक nth टर्म दिया होता है क्वेश्चन में और कहता प्रूव दैट दिस इज़ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई एक जनरल टर्म दे दिया जाए, सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और कह दे ये 2n+3 सिद्ध कीजिए कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद 2n+3 है तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। अब इसको हमें सिद्ध करना है तो हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे an-1 निकाल के और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें d की वैल्यू मालूम हो जाए। बाद में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों को मालूम होंगे। अब एक बात और यहाँ पे समझने वाली ये है कि जैसे ये हमने जो सीक्वेंस लिखी है, ये सीक्वेंस हमारी AP है। अगर हम किसी सीक्वेंस का क्रम चेंज कर दें, जैसे अभी जो हमने उदाहरण लिया था कि 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, AP है। अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, यहाँ पे 14, 11, 8, 5, 2 इस तरीके से कर दें तो ये जो बनेगी ये भी एक सीक्वेंस जो है AP ही होगी। अगर ये AP थी तो ये वाली भी हमारी AP ही होगी। फ़र्क क्या होगा, फ़र्क केवल D का होता है। जैसे इसमें D निकालते तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर यहाँ पर हम D निकालेंगे तो कोई भी टर्म, दो टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म ले लेंगे और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो 11 - 14 या यहाँ पे निकाल सकते हैं तो 2 - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो जो D है कॉमन डिफरेंस है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ये सीक्वेंस लिख रहे थे और बात कर रहे थे कि ये वाला टर्म अगर हमारी सीक्वेंस यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है तो इस टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, अंतिम पद मान लेते हैं और इसको डिनोट करते हैं L से। तो अगर यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दें तो A+D, A+2D, A+3D और आखिरी में जो हमारा ये टर्म है इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे L। यही ये A+n-1 × D ये किसके इक्वल है, L के इक्वल है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज करें, उल्टे क्रम में लिखें तो उल्टे क्रम में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, L आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसी तरीके से डैश 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 चल के यहाँ पे आ जाएगा A+3D, A+2D, A+D और आखिरी में आ जाएगा A। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये देखिए D जो है यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे इस सीक्वेंस में यहाँ पर कोई D नहीं था, यहाँ 1 D था, यहाँ 2 D हुए, यहाँ 3 D हुए, तो D बढ़ रहे थे, एक D जुड़ रहा था। इसमें एक D घट रहा है। जब सीक्वेंस का क्रम चेंज करेंगे तो D घटता है। देखिए यहाँ पे हम चर्चा की थी, यहाँ प्लस में था और यहाँ पर माइनस में हो गया, तो यहाँ पर D घटते जाएंगे। तो हमारे पास इस सीक्वेंस में यहाँ L है तो अगला टर्म हो जाएगा L-D, फिर L-2D, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हमें अंत से, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है ये an बराबर, तो ये क्या निकला है, शुरू से n वां पद निकला है, शुरू से। अगर हम आखिरी से n वां पद चाहते हैं तो हम यहाँ से n वां पद निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहला टर्म हमारे पास इस सीक्वेंस का A हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस यहाँ -D हो जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे अंत से n वां पद, अंत से n वां पद, ठीक है, n टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ये हो जाएगा ln = और फार्मूला हमारे पास होता है A+n-1 × D, ये होता है। तो A क्या होता है, पहला टर्म होता है। तो ये इस तरीके से शुरू से लेंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन अंत से निकालना है तो हमने सीरीज को पलट लिया है। तो पलट दिया तो यहाँ पे पहला टर्म हमारे पास हो जाएगा L और यहाँ पर हो जाए वो तो n-1 ही रहेगा। बस क्या हो जाएगा, D की वैल्यू हो जाएगी ऋणात्मक। यहाँ पे D बढ़ रहा है, यहाँ पे D क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ जाएगा -D। तो ये आ जाएगा कि हमारे पास रिलेशन nth टर्म का किससे, लास्ट से n टर्म। तो जो फार्मूले हमने पढ़े हैं उनको एक बार हम लोग समराइज यहाँ जल्दी से कर लेते हैं। जितने भी फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है D = A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, और इसका जर्नल फार्मूला जरूर आप लोग याद रखिए an - an-1। दिस इज़ द जनरल रिलेशन फॉर द कॉमन डिफरेंस। ये है सारवंतर का फार्मूला है। दूसरा है nth टर्म का, nवें पद का मान। तो कोई भी सीरीज हमें दे रखी है उसका nth टर्म निकालना है तो A+n-1 × D। ये ये प्रारंभ से n वां पद है, कोई भी सीरीज शुरू से n वां पद निकालना है। और इसके बाद में अगर अंतिम पद निकालना है
कहीं पे आके कोई श्रृंखला ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास अंतिम पद बनता है, तो इस an को ही हम L कह देंगे। तो L बराबर हो जाएगा, फार्मूला यही रहता है सेम, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहता है। और अंत से nवां पद ये हो जाता है ln इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये इतने रिलेशन हम लोगों ने फ़िलहाल अभी पढ़े हैं। तो एक रिलेशन और हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस AP में है तो A प्लस D, A प्लस 2D और इस तरीके से बढ़ता जाएगा और आखिरी में आ जाएगा L। ये सीक्वेंस है, इसको हम सीरीज बना लेते हैं। तो सीरीज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। हम इनको जोड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि इन सभी टर्म्स का, ये हमारे पास कितने टर्म हैं, ये n टर्म है, n टर्म्स। यहाँ पर कितने पद हैं, n पद हैं, इनका योग हमने कर लिया तो योग हमारे पास आ जाता है s। अब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर इन्हीं टर्म्स को हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, ये पहले लिखें तो इसके बाद में इसके पहले कौन सा टर्म होगा, n माइनस डी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा L माइनस डी, फिर L माइनस 2D इस तरीके से, और आखिरी में आते आते यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस डी, इसके पहले होगा A प्लस 2D, यहाँ पे हो जाएगा L माइनस 2D, इस तरीके से होंगे। तो यही जो सीक्वेंस हमारे पास लिखी थी, इसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले वाला पद आखिरी में कर दिया और आखिरी वाला पद पहले में कर दिया। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो देखिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, यहाँ पे A और L जुड़ जाएगा तो आ जाएगा A प्लस L। फिर यहाँ पे देखिए D से D कैंसिल हो जाएगा, ये भी बन जाएगा A प्लस L। यहाँ पे 2D से 2D कटेगा तो ये आ जाएगा A प्लस L, और यहाँ पर भी ये इसी तरीके से कैंसिल होगा तो आ जाएगा A प्लस L। यहाँ भी D से D कैंसिल होगा तो A प्लस L, और आखिरी में आ जाएगा A प्लस L। तो देखिए, ये हमारे पास n टर्म्स थे तो ये हमारे पास n पेयर बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, n पेयर्स, दीज आर n पेयर्स। अब n पेयर हैं तो n पेयर्स को हम बार बार n टाइम्स ऐड करेंगे, इनको n बार जोड़ेंगे। तो n बार जोड़ने के बजाय जैसे हमको 2 को मान लिया 5 बार जोड़ना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 1 2 3 4 5 बार जोड़ना है तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो बजाय 5 बार जोड़ने के हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, ये हमें n बार जोड़ना पड़ेगा। तो n बार जोड़ने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख देते हैं A प्लस L और इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, उधर ले जाएंगे तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n/2 इंटू A प्लस L। ये हमारे पास फार्मूला आ गया है n टर्म्स का सम। तो n पदों का योगफल निकालना है समांतर श्रेणी में, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और हमारे पास है, एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया है, जब हमें पहला पद मालूम हो और आखिरी पद मालूम हो और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो तो हम यहाँ से n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये सपोज करिए अंतिम पद नहीं मालूम है तो L के लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, ये लिखा है यहाँ पे, L इज इक्वल टू क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिख देंगे n/2 A और L की वैल्यू रख देते हैं, तो L की वैल्यू होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू n/2 और A और A को ऐड करेंगे तो ये 2A बन जाएगा, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास एक दूसरा रिलेशन आ गया है, किसका, n पदों का योगफल का। तो ये 2 फार्मूले हमारे पास होते हैं जिससे के द्वारा हम n पदों का योगफल, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये यहाँ पर, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो AP का था वो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है। अब इस कॉन्सेप्ट को के जो क्वेश्चंस हैं, इससे जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट थोड़ा और बचा है जिसमें हम लोग अभी जो माध्य निकालना है, समांतर माध्य, 2 संख्याओं के बीच का समांतर माध्य, या 2 संख्याओं के बीच में n पदों को निवेशित करना है, या जो AP है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 2 AP हैं उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, उनका डिफरेंस करेंगे। इस तरीके से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग को डिस्कस करना है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो इसका कॉन्सेप्ट बचा है उस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तब तक नमस्कार।